जापान हजारों द्वीपों का देश सदियों से दुनिया को अपनी ओर खींचता रहा है। प्राचीन ट्रेडिशनों और आधुनिक चमत्कारों का इसका अनोखा मेल वाकई असाधारण है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर शांत बांस के जंगलों तक जापान की ब्यूटीफुलता मनमोहक है। जापानी लोगों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है, जो उनके सुंदर बगीचों और बदलते मौसमों के प्रति उनकी प्रशंसा में दिखाई देता है। प्रतिष्ठित चेरी ब्लॉसम या सकुरा जापानी संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। हर वसंत में राष्ट्र त्योहारों और समारोहों के साथ अपनी क्षणभंगुर ब्यूटीफुलता का जश्न मनाता है। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के लिए यह सराहना जापानी कला और साहित्य में एक आवर्ती विषय है। अपनी प्राकृतिक भव्यता के अलावा जापान इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ देश है। प्राचीन मिथक और किंवदंतियां जापानी लोक कथाओं में व्याप्त हैं, जो राष्ट्र की आध्यात्मिक जड़ों की एक झलक पेश करती है। शिंटोवाद जापान का स्वदेशी धर्म प्रकृति के साथ सामंजस्य और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पर जोर देता है। 6ठी शताब्दी में मुख्य भूमि एशिया से आया बौद्ध धर्म का भी जापानी संस्कृति पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा। सदियों से जापान ने मौजूदा शिंटो मान्यताओं के साथ सहजता से मिश्रण करते हुए बौद्ध धर्म के अपने विशिष्ट फॉर्म्स विकसित किए। सांस्कृतिक प्रभावों के इस समृद्ध ताने बाने ने जापान की अनूठी पहचान को आकार दिया है। सामंती जापान की अराजकता से समुराई की प्रतिष्ठित आकृति का उदय हुआ। यह एक ऐसा समय था जब युद्ध और संघर्ष ने समाज को आकार दिया। ये कुशल योद्धा केवल सोडबाज से कहीं अधिक थे। वे रणपॉलिसीकार, कवि और आर्टकार भी थे। वे बुशिडो के नाम से जाने जाने वाले सम्मान के एक सख्त नियम से बंधे थे। यह नियम उनके जीवन के हर पहलू को निर्देशित करता था। बुशिडो, जिसका अर्थ है योद्धा का मार्ग, वफादारी, साहस और आत्म अनुशासन पर जोर देता है। यह समुराई के जीवन का आधार था। समुराई की उत्पत्ति का पता 12वीं शताब्दी के अंत में गहन युद्ध की अवधि के दौरान लगाया जा सकता है। इस समय ने समुराई को एक आवश्यक शक्ति बना दिया। सत्ता के लिए होड़ करने वाले प्लेसियर लॉर्ड्स अपनी भूमि की रक्षा करने और अपने शासन को लागू करने के लिए इन घुड़सवार वॉरियर्सों पर निर्भर थे। समुराई उनकी सेना की रीढ़ थे। समय के साथ समुराई एक अलग सामाजिक वर्ग के फॉर्म्स में विकसित हुए, जो महत्वपूर्ण राज पॉलिटिक इन्फ्लुएंस डालते थे। वे न केवल योद्धा थे बल्कि नेता भी थे। उनका प्राथमिक हथियार कटाना था, जो एक घुमावदार एकल धार वाली तलवार थी जो अपने तेज और लालित्य के लिए प्रसिद्ध थी। यह तलवार उनकी पहचान का प्रतीक थी। कटाना केवल युद्ध का हथियार नहीं था, इसे समुराई की आत्मा माना जाता था। यह उनके सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कटाना बनाना एक पवित्र कला थी जो तलवार बनाने वालों की पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। समुराई का इन्फ्लुएंस युद्ध के मैदान से परे था। वे शिक्षक, संरक्षक और समाज के स्तंभ थे। उन्होंने युद्ध मूल्यों और एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम को बढ़ावा देते हुए जापानी समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती थी। समुराई की किंवदंती दुनिया भर के लोगों को मोहित करती रहती है, जो साहस, अनुशासन और एक्सक्विजिटता की खोज का प्रतीक है। उनकी विरासत आज भी जीवित है। 2.5 शताब्दियों से अधिक समय तक फैली ईदो अवधि ने जापान में अनप्रेसिडेंटेड सेरेना और स्थिरता के समय को चिह्नित किया। इस समय के दौरान समाज ने एक नई दिशा में प्रगति की, जो आज भी जापानी संस्कृति में डीपी से निहित है। तोकुगावा शोगुनेट द्वारा शासित इस युग में एक जीवंत शैवरी संस्कृति और एक समृद्ध कला परिदृश्य का उदय हुआ। कला, साहित्य और थिएटर ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जिससे सांस्कृतिक रुचि का एक नया युग शुरू हुआ। शोगुन, एक सैन्य तानाशाह के पास सर्वोच्च अधिकार था, जो वर्तमान टोक्यो ईदो की नई राजधानी से शासन करता था। उनकी शक्ति और इन्फ्लुएंस ने पूरे देश में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। तोकुगावा शोगुनेट के तहत जापान आइसोलेशन की अवधि में प्रवेश कर गया, जिससे बैवरी दुनिया से अधिकांश संपर्क टूट गया। इस नीति ने जापान को बैवरी हस्तक्षेप से बचाए रखा और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। सकोकू के फॉर्म्स में जानी जाने वाली इस नीति का उद्देश्य जापान की स्थिरता को बनाए रखना और विदेशी इन्फ्लुएंस को रोकना था। इसने देश को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को संरक्षित करने में मदद की। इस आइसोलेशन के बावजूद जापान ने आंतरिक फॉर्म से विकास करना जारी रखा, एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दिया। पारंपरिक शिल्प,
चाय समारोह और अन्य सांस्कृतिक पेशविधियों ने समाज में महत्वपूर्ण लैंडका निभाई। ईदो काल में एक धनी ट्रेडी वर्ग का उदय हुआ जिसने राष्ट्र की आर्थिक रुचि में महत्वपूर्ण लैंडका निभाई। व्यापार और वाणिज्य ने समाज के विभिन्न क्लासों को एक साथ लाने में मदद की। सेरेने बने रहने से व्यापार फला फूला और ईदो और ओसाका जैसे शहर वाणिज्य के चहल पहल वाले केंद्रों के फॉर्म्स में विकसित हुए। इन शहरों ने आर्थिक पेशविधियों का केंद्र बनकर जापान की रुचि में योगदान दिया। यह नई रुचि समाज के अन्य क्लासों तक पहुंची, जिससे लिटरेचर और शिक्षा में वृद्धि हुई। शिक्षा के प्रसार ने समाज में जागरूकता और ज्ञान का स्तर बढ़ाया। समुराई अब लगातार युद्ध में नहीं लगे हुए प्ररोलिक और नौकरशाही लैंडकाओं में परिवर्तित हो गए। उन्होंने समाज में एक नई लैंडका निभाई जो सेरेनी और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक थी। वे एक पावरशाली सामाजिक वर्ग बने रहे, लेकिन उनका ध्यान मार्शल पेस विधियों से हटकर सांस्कृतिक परिशोधन पर केंद्रित हो गया। उन्होंने साहित्य, कला और अन्य सांस्कृतिक पेश विधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग ने आने वाली शताब्दियों में जापान के उल्लेखनीय परिवर्तन की फाउंडेशन रखी। ईदो काल की स्थिरता और सांस्कृतिक रुचि ने आधुनिक जापान के विकास में महत्वपूर्ण लैंडका निभाई। भाग 4, ईदो की आर्ट। ईदो काल में जापानी कला का स्वर्णिम युग देखा गया, जो जीवंत रचनात्मकता और नवाचार द्वारा चिह्नित था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसे उकियो-ए के फॉर्म्स में जाना जाता है, फली फूली रोजमर्रा की जिंदगी की ब्यूटीफुलता को उत्कृष्ट विस्तार से कैद करती है। इन प्रिंटों में लोकप्रिय थिएटरों, सीनियों और सुंदर वेश्याओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जो गुडशे लोगों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं। काबुकी थिएटर अपनी विस्तृत वेशभूषा, स्टाइलबद्ध अभिनय और प्लेसीय आख्यानों के साथ बेतहाशा लोकप्रिय हुआ। ये नाटक अक्सर इतिहास, साहित्य और लोक कथाओं से प्रेरणा लेते थे। दर्शकों को उनके तमाशे और भावनात्मक डीपी से मोहित करते थे। काबुकी ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ मनोरंजन का एक फॉर्म्स प्रदान किया। ईदो काल के दौरान साहित्य भी फला फूला, जिसमें मात्सुओ बाशो और इहारा सैकु जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने एक अमिट मार्क छोड़ी। हाइकू कविता के उस्ताद बाशो ने अपने संक्षिप्त उत्साहनसक छंदों में प्रकृति के सार और दुनिया की क्षणभंगुर ब्यूटीफुलता को कैद किया। फ्लोटिंग वर्ल्ड शैली के अग्रणी सैकु ने ट्रेडियों, वेश्याओं और नगरवासियों के जीवन के बारे में लिखा, जो इस युग के दौरान शैवरी जीवन का विशद चित्रण प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाओं ने ईदो समाज के सामाजिक रीति रिवाजों, आकांक्षाओं और चिंताओं की एक आकर्षक झलक पेश की। भाग 5, मीजी रेस्टोरेशन। 1813 में अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी के आगमन ने जापान के स्वयं लगाए गए आइसोलेशन को चकनाचूर कर दिया। उनके काले शिप्सों ने जापानी तटों पर एक नई युग की शुरुआत की। पश्चिम के साथ व्यापार के लिए जापान को खोलने के पेरी के मिशन ने जापानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह ट्रेडिक संबंध जापान के लिए एक नई दिशा का संकेत था। आंतरिक कलह से कमजोर और वेस्टी सैन्य शक्ति का विरोध करने में असमर्थ शोगुनेट को विदेशी पावरियों को रियायतें देते हुए असमान संधियों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन संधियों ने जापान की संप्रभुता को गंभीर फॉर्म से प्रभावित किया। इस घटना ने व्यापक असेरेनी फैला दी और 1868 में तोकुगावा शोगुनेट के पतन का कारण बना। यह पतन जापान के राजपॉलिटिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। मीजी पुनर्स्थापना, एक रक्तहीन क्रांति, ने सदियों पुराने सैन्य शासन को समाप्त करते हुए सम्राट को सत्ता लौटा दी। इसने जापान के लिए एक नए युग की शुरुआत की। नई सरकार जापान को मजबूत करने और विदेशी डोमिनेंस का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित ने मॉडर्नीकरण और सुधार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। इन स्वेज्डों ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्र में बदलने की फाउंडेशन रखी। मीजी स्वेज्जदकों ने प्रेरणा के लिए पश्चिम की ओर देखा, वेस्टी तकनीकों, संप्लेसों और विचारों को आश्चर्यजनक गति से अपनाया। यह अपनाना जापान के शार्पनेसी से विकास का कारण बना। उन्होंने एक आधुनिक सेना और नौसेना की स्थापना की, एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों ने जापान को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद की। अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए, वेस्टी इनोवेशनों को अपनाते हुए जापान एक तीव्र परिवर्तन से अंडरवेंट। यह परिवर्तन जापान की सांस्कृतिक
और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। मीजी पुनर्स्थापना ने एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के फॉर्म्स में जापान के उदय की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने जापान को एक नई पहचान और दिशा दी। इसने पूर्वी एशिया में एक प्रमुख शक्ति के फॉर्म्स में जापान के उदय की फाउंडेशन रखी और 20वीं शताब्दी में अपनी उल्लेखनीय आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए मंच तैयार किया। जापान की यह प्रगति विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भाग 6, जापान का मॉडर्नीकरण। मीजी सरकार के तहत जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को बदलते हुए औद्योगिकरण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। देश भर में कारखाने उगाए जो वस्त्र, जहाज और अन्य निर्मित सामान का उत्पादन करते थे। सरकार ने रेल मार्ग, टेलीग्राफ लाइन और आधुनिक बंदरगाहों के निर्माण में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। जापान के शार्पनेसी से औद्योगिकरण के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी आए। उद्यमियों और उद्योगपतियों का एक नया वर्ग उभरा जिसने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। शिक्षा शार्पनेसी से सुलभ हुई जिससे अधिक साक्षर और कुशल कार्यबल का निर्माण हुआ। जापान की सैन्य ताकत उसकी आर्थिक ताकत के साथ बढ़ी। 1895 में चीन और 1905 में रूस के खिलाफ जीत में नई मॉडर्नीकृत जापानी सेना और नौसेना ने अपने कौशल का प्रमाण दिया। इन विक्ट्रीजों ने पूर्वी एशिया में जापान को एक प्रमुख सैन्य शक्ति के फॉर्म्स में स्थापित किया और इसकी साम्स्टेटवादी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। एक आधुनिक शक्ति में जापान का परिवर्तन किसी से कम उल्लेखनीय नहीं था। कुछ ही दशकों में राष्ट्र एक सामंती समाज से एक आधुनिक औद्योगिक राज्य में बदल गया था। इस तीव्र मॉडर्नीकरण का जापान की पहचान और दुनिया में उसके स्थान पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा।